हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके लिए एक नोटिफिकेशन है आरपीएफ। जैसा कि पहले जो है वीडियो अखिलेश सर ने आपको आरपीएफ के संबंध में बताया था, और उसी के क्रम में आरपीएफ की भर्ती आ चुकी है। उसका फॉर्म जो है कल से भरा जा रहा है और यह लास्ट डेट जो है आपका 14 मई तक है। ठीक है, तो 14 मई तक आपका लास्ट डेट है तो फॉर्म भरने की, और फॉर्म आ चुका है। तो सभी जो लोग भी रेलवे में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वह लोग जो रेलवे में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे विशेष सुरक्षा बल में अगर आपको, ठीक है, अगर आपको रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती होना है कांस्टेबल के लिए फिर, या फिर एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आरपीएफ के लिए कुल 452 सीट है, और वही आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कुल 4208 पोस्ट है। क्या महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, आप इस रेलवे, चूंकि रेलवे में महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं, उसमें भी एसआई होते हैं और कांस्टेबल होते हैं, तो उनके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आ चुका है। आपको एक बार फिर से मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, क्या क्या चीजें हैं, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, क्या इसमें कुछ बदलाव किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ कितनी जाती है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है, ठीक है, क्या फीस रखी गई है, आयु सीमा कितनी है, योग्यता क्या है, कितने चरण में यह परीक्षा की जाएगी, भर्ती की प्रक्रिया क्या है और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इन सभी पॉइंट्स पर, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिस्कशन करने से पहले आप सभी को अगर आपने चैनल को यानी रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम और रिजल्ट मित्रा यूपीएससी, तो रिजल्ट मित्रा एक रिजल्ट मित्रा जो यूपीएससी के लिए आपका यूपीएससी और प्लस स्टेट पीसीएस के लिए, अगर उसने उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम चैनल को भी सब्सक्राइब और ढेर सारे लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको जो फ्री का सिलसिला है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है सभी एग्जाम्स के लिए, ताकि आप उनको क्रैक कर पाएं, तो यह आपका जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अब हम लोग थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं इनके सभी के बारे में। तो रेलवे सुरक्षा बल, जो कि भारत रेल, यह आपका गवर्नमेंटेड यानी रेल मंत्रालय द्वारा यह पोस्ट निकाला जाता है, ठीक है, और यह 2024 के लिए है। आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है वह रखी गई है 15/4/2024, यानी कल के डेट से, आज हो गया 16 तारीख, ठीक है। तो 15 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है। कब तक भरा जाएगा भैया? 14 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, 14 मई तक यह फॉर्म जो है आपका भरा जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या कुल कितनी है? तो 4208 पोस्ट हैं, जिसमें पुरुष जो है 3577 पुरुष, 631 महिला और 420 जो है भूतपूर्व सैनिक, यानी जितने भी पोस्ट होते हैं उसका लगभग 10% जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है पोस्ट दी जाती है। तो 4000, ये जो 208 है ये किसके लिए है? ये कांस्टेबल के लिए है। किसके लिए? कांस्टेबल। अगर रेलवे सुरक्षा बल में अगर आपको कांस्टेबल के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 4208 पोस्ट हैं, जिनमें 631 महिलाओं के लिए है, 3577 पुरुषों के लिए है, और 420 ऐसे सैनिक जो भूतपूर्व रह चुके हैं। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 420 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो यह कांस्टेबल की भर्ती कब से भरी जाएगी? तो 15 अप्रैल से कब तक? 14 मई तक। तो 14 मई का इंतजार न करें, आप फॉर्म को पहले ही अप्लाई कर दे। तो फॉर्म को आप पहले जितना जल्दी अप्लाई कर देंगे उतना जो है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी चूंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें भरते हैं तो सर्वर न बिजी हो, इसलिए आप सभी लोग पहले ही अप्लाई कर लें। फीस क्या रखी गई है फॉर्म भरने की? तो फॉर्म भरने की जो फीस रखी गई है, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है। अगर आप एससी हैं यानी अनुसूचित जाति हैं, एसटी है, अनुसूचित जनजाति हैं, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपए की फीस रखी गई है, ठीक है।
बाकी जितने भी फीमेल कैटेगरी के हों, चाहे वह जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी एसटी की हो, या फिर ईडब्ल्यूएस की हो, या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, उन सभी के लिए, फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए 250, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, अनुसूचित जाति की महिलाएं हो, अनुसूचित जनजाति की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, जनरल या फिर ओबीसी, सभी के लिए 250 रुपए की फीस रखी गई है। फॉर्म भरते समय एक चीज हमेशा याद रखें, फॉर्म बड़ी सावधानी पूर्वक भरिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा, क्लास 10th 12th जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, अभी हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। ठीक है, तो आपको एक आईडी लेके जाना है, हो सके तो आप आधार कार्ड ही लेके जाइए, चाहे पैन कार्ड लेके जाइए। तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है, आप एक फोटो लेके जाइएगा स्कैन करने के लिए, और हाई स्कूल का जो आपका मार्कशीट, जो आपका सर्टिफिकेट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा इंक्लूड रहता है, माता पिता का नाम इंक्लूड रहता है, वह आप लेके जाइएगा। क्योंकि माता पिता के नाम में आपको गलती, कुछ कहीं भी फॉर्म भरने में गलती नहीं करना, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो करेक्शन करने के लिए 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। कई जगह तो करेक्शन का जो है फ्री दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन चार्ज है भाई, करेक्शन चार्ज है। अगर आपको फॉर्म भरते समय आपने कहीं गलती कर दी, तो बहुत से बच्चे होते हैं जल्दबाजी में भरते भरते कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, बाद में उनको करेक्शन करना पड़ जाता है। तो अगर आपको करेक्शन से बचना है, तो यानी 250 रुपये नहीं देने हैं बाद में, तो आप फॉर्म को बड़े विधिवत एक बार सभी जो है देख लीजिए, प्रोफार्मा कहीं भी साइबर कैफे में आप जा करके उससे पूछ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। वैसे मैंने आपको बता ही दिया सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसमें नाम, पता, पिता का नाम सब अपना ओके रखिएगा, ताकि बाद में करेक्शन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यह 250 रुपये बाद में आपको देना ना पड़े, एक ही बार में आपका सारा जो है फॉर्म फिल हो जाए, ठीक है। तो यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। आयु सीमा तो 18 से 28 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। इसमें देखो है तो 18 से 25 वर्ष, आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है बीच में फॉर्म नहीं आए थे, जिसकी वजह से इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो 3 वर्ष की छूट, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 साल। यानी कोविड-19 के कारण 3 साल की यहाँ पर 3 वर्ष की छूट शामिल है, इसीलिए 25 के बजाय यहाँ क्या हो गया, 28 साल। आपकी एज की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024। तो भैया फॉर्म भरते समय अपनी एज जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह क्लास 10th यानी जो कांस्टेबल का फॉर्म है, ये आप कक्षा 10 के बाद भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल की होनी चाहिए। एज की काउंटिंग आपकी कब से होगी, तो 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। आयु की गणना जो है, ठीक है, ध्यान में रखें, 1 जुलाई 2024 से 18 से आपका कुल 28 साल होना चाहिए। 3 साल वही छूट मिल जाएगा। ये 3 साल छूट केवल जनरल के लिए, सभी मतलब केवल जनरल नहीं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी पदों के लिए यह 3 साल की कोविड-19 में दी गई है। शैक्षणिक योग्यता क्या है भैया, 10th पास है। जो कक्षा 10 पास होंगे वह रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, अब इसमें हम योग्यता की अगर हम बात कर ले तो शैक्षणिक तो योग्यता हम लोगों ने देख ही लिया। कक्षा 10 पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल, या फिर रेलवे विशेष सुरक्षा बल में कांस्टेबल पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, यानी फिजिकल एग्जाम टेस्ट जो है क्या होनी चाहिए, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, तो जो पुरुष वर्ग के हैं कांस्टेबल, जो आप कांस्टेबल पुरुष वर्ग के हैं उनके लिए 1600 मीटर दौड़ है। कितने मिनट में, तो 5 मिनट 45 सेकंड में, यानी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ जो है क्वालिफाई करना है 1600 मीटर की। और कांस्टेबल पुरुष के लिए लंबी कूद 14 फीट होनी चाहिए और ऊंची कूद जो है 4 फीट। तो लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप जो है 4 फीट आपका होना चाहिए पुरुष वर्ग के कांस्टेबल के लिए। तो ये है शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके अलावा जो है शारीरिक महिला में भी देख लें पहले, फिर उसके बाद मापदंड पीएमटी में आ जाते हैं। तो महिलाओं के लिए क्या है, पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है और यहाँ पे महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है। 3 मिनट 40 सेकंड में आपको यहाँ पर पूरा करना है।
लंबी कूद महिलाओं के लिए 9 फीट है और ऊंची कूद महिलाओं के लिए 3 फीट जो है रखा गया है। ठीक है, शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल के हैं जो है ईडब्ल्यूएस मतलब विशेष रूप से कमजोर लोग जो हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या है आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और ओनली फॉर मेल यानी जो आपका सीना होना चाहिए, सीने की माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर, ये है आपका बिना फुलाए, यानी सीने को बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर, ठीक है, फुलाने पर आपका 85 सेंटीमीटर सीने की माप होनी चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट यानी महिलाओं के लिए यहाँ पे सीने की कोई वो नहीं है। ठीक है, SC ST यानी जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति के लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। वहीं सीना को बिना फुलाए जो मेल कैंडिडेट है 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर्वतीय क्षेत्र यानी जो गढ़वाल क्षेत्र के हैं, गढ़वाल के हैं, कुमायूं के हैं, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है, सिक्किम से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं। ठीक है, यानी जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों के जो लोग हैं, तो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी के हो, उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष वर्ग के लिए। वहीं महिला या लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पुरुष वर्ग के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और सीना फुलाने पर पुरुष वर्ग के लिए 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यह एक आपका शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल मेजरमेंट आपका टेस्ट है। तो फिजिकल मेजरमेंट आपका जो ये टेस्ट है, यह आप अपने ध्यान में रख करके अपनी हाइट, बिना फुलाए, सीना फुलाए क्या है, यह सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान में रख करके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर पद के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, फॉर्म का डेट वही है, यानी जो फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो यह फॉर्म का जो डेट आपका भरा जा रहा है 15 अप्रैल से 14 मई तक आपका है, इस फॉर्म तक आप जो है भर सकते हैं। अच्छा, शारीरिक दक्षता सब इंस्पेक्टर के लिए, अभी हम शारीरिक दक्षता किसकी देख रहे थे, तो वह कांस्टेबल का देख रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर यानी आप जिसे दरोगा कहते हैं। तो अगर आपको रेलवे में दरोगा बनना है, उप निरीक्षक बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो पुरुष वर्ग के लिए दौड़ तो उतना ही है, 100 मीटर की दौड़ है, लेकिन टाइमिंग आपकी बढ़ा दी गई 4 मिनट 30 सेकेंड का, 6 मिनट 30 सेकेंड का। तो 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। लंबी कूद 12 फीट, कांस्टेबल के लिए 14 फीट था, यहाँ पे आपको 2 फीट का रिलैक्सेशन मिलता है एसआई के लिए 12 फीट। वहीं ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच जो है आपकी ऊंची कूद होनी चाहिए पुरुष वर्ग के लिए। वही महिला वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। लंबी कूद आपकी 9 फीट महिलाओं के लिए है, ऊंची कूद महिलाओं के लिए 3 फीट रखी गई है। शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें तो यहाँ भी थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कुछ में। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर केवल मेल कैंडिडेट की बात करें तो सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर जो है आपकी सीना की माप होनी चाहिए। तो आपके जो सीने की माप होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर आपका कितना होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, SC ST बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए पुरुष वर्ग के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर।
पुरुष वर्ग के जो SC और ST हैं 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.2 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। वही पर्वतीय क्षेत्र में सेम वही है, 163 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया जो है यह 3 चरणों में आपकी आयोजित की जाने वाली है। भर्ती जो प्रक्रिया है यह आपकी 3 चरणों में होगी। कितने चरणों में? 3 चरणों में आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। पहले चरण में आपका CBT टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसे हम CBT टेस्ट बोलते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपकी जो परीक्षा होगी वह ऑनलाइन परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी? ऑनलाइन परीक्षा आपकी होने वाली है। ठीक है, क्या प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला चरण आप अगर पास कर जाते हैं, तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया यह है कि अगर आप जनरल हैं, UR हैं या फिर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो पैमाना माना गया है, यानी पासिंग मार्क जो होना चाहिए, मिनिमम जो होना चाहिए वह 35% होना चाहिए। यानी जितने भी प्रश्न हैं उसमें 35% आपका इतना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर SC हैं और या फिर ST हैं तो उनके लिए 30% जो है प्रश्नों को करना अनिवार्य है। ठीक है, 35% प्रश्न करने हैं। ये मिनिमम है। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है, ये मिनिमम है। ठीक है, और 30% अगर इससे कम प्रश्न अगर आप करते हैं, 30% से कम या 35% से प्रश्न करने हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या टोटल 120 है, जो अभी हम आगे बात करेंगे कितने जो है मिनिमम होगा, तो आगे हम डिस्कशन कर लेंगे। जब यह आप CBT परीक्षा पास कर जाते हैं तो अब आपका होता है PET और PMT, यानी आपका दौड़ होता है, यानी आपका फिजिकल अब यहाँ पे शुरू हो जाता है। आपके जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इन दोनों को आपको पास करना पड़ेगा। और जब आप इसमें पास होते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या चाहिए? अगर आपने कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, कांस्टेबल पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, आधार नंबर है, पैन कार्ड है, 2 फोटो हैं, ठीक है, इन सभी के साथ और बाकी निवास प्रमाण पत्र, यह सभी आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लास 10th का आपका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट प्लस आपका मार्कशीट। अब तो आजकल दोनों आते हैं, जो पहले वाले स्टूडेंट हैं उनमें अलग अलग होगा, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका आधार संख्या, यानी एक कोई आपको अपने पते के लिए आधार संख्या या फिर पास आप जो है पैन कार्ड, जो भी आप, या वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, जो भी आपके पास हो आईडी, ठीक है, तो वोटर आईडी ये सब आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने OBC या जो भी कैटेगरी है, जनरल को छोड़ करके अगर आप OBC हैं, SC ST हैं, ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, तो स्टेट आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। 2 फोटो लगेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सभी की जरूरत पड़ेगी, जिसको आपको लेके जाना है, और सभी का आप जो है फोटो कॉपी भी कर लेंगे। सभी का फोटो कॉपी 2-2 आप जरूर कर लीजिएगा, जरूरत पड़ सकती है तो 2-2 फोटो कॉपी सभी के आप जरूर जो है कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 चरणों में, पहले आपका CBT टेस्ट होगा,
फिर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होगा जब आपका सिलेक्शन होने वाला। सिलेबस की अगर हम बात कर लें कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे सिलेबस में देख लें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो पहले तो टेस्ट होगा आपका सीबीटी टेस्ट, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने अभी बताया था कि यूआर के लिए जो मिनिमम चाहिए वह 35% आप प्रश्न करने चाहिए। 35% का मतलब हो गया कि 120 का 35% मतलब 35/100, 0 से 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, ठीक है, 12 तिहाई 36 और ये 42/10 तो 0, यानी आपको 42 मिनिमम प्रश्न तो सही करने। अगर आपने 120 में से 42 से भी कम किया तो आप तो निकल गए, आपको छाट दिया जाएगा। और वहीं अगर, ठीक है, ये यूआर या फिर ओबीसी दोनों कैटेगरी के लिए, अगर आप SC ST हैं तो जो मिनिमम प्रश्न आपको करने हैं वह 30% प्रश्न करने हैं, यानी 120 का 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36, यानी 36 प्रश्न तो आपको करने ही करने। अगर इससे कम करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 120 प्रश्न करने हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न होगा, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 1.5 घंटे का आपके पास यानी 90 मिनट का आपके पास समय रहने वाला है। तो 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न करने हैं, जिसमें अर्थमेटिक से यानी अंक गणित, ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स से प्रश्न नहीं पूछे जाते, यहाँ पे केवल अर्थमेटिक वाले, अर्थमेटिक और सांख्यिकी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी त्रिभुज, जैसे जो त्रिभुज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, चतुर्भुज हो गया, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। यहाँ पे अर्थमेटिक वाला प्रोग्रेशन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 35 प्रश्न, 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर के प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर, साइंस सभी चीजें इंक्लूडेड होंगे और वह 50 प्रश्न पूछे जाएगा, 50 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से कुल 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न 120 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, 120 मार्क्स का होने वाला है। वही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्क है, यानी आपका 0.33 जो है मार्क्स क्या होगा, कट कर दिया जाएगा अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं। अगर आपने एक सही किया, एक गलत किया, तो आप सही वाले में से 0.33 मार्क्स आपका काट दिया जाएगा। अब ये 120 प्रश्न 120 मार्क्स के या जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम कट ऑफ की बात करें जो प्रीवियस ईयर का है, ताकि आप एक समझ सको कि हमको किस तरह से तैयारी करनी है कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, जो पिछले वर्षों में सिलेक्शन हुए हैं आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए, ठीक है, तो अगर आप यूआर हैं, ठीक है, तो पिछली बार अगर आप देखे होंगे, अगर आपने कट ऑफ देखा होगा तो यह लगभग 92.73 के आसपास आपका कट ऑफ गया है, यानी नियर अबाउट आप 93 मान लें। वही अगर ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पर कट ऑफ जो गई थी, यह गई थी 95। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल का तो कम है, ओबीसी का काहे ज्यादा हो गया। तो भैया अब यहाँ पे रेलवे ने किस तरह से यहाँ पे निकाला है कि ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा है, जनरल का कट ऑफ यहाँ पर कम है। तो 95 पॉइंट कुछ था, ठीक है, कितने में, 120 नंबर में से 120 नंबर का है आपका, 120 नंबर में से आपका 95 मार्क्स जो है कट ऑफ गया था। तो आप सोच सकते हो कि आपका कट ऑफ कितना जो है जाना आपको किस तरह से। और यह किस पोस्ट के लिए, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। यानी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप अपने आप को सिक्योर करना है, तो आप 95 प्लस ही मान के चलिए भाई, क्योंकि पिछली बार पोस्ट ज्यादा थी, इस बार थोड़ा पोस्ट कम है। तो बेशक सी बात है, कट ऑफ थोड़ा सा तो हाई जाएगा ही जाएगा। और अगर कट ऑफ हाई जाएगा तो 95 प्लस अगर आप मान के चलिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी है, एससी एसटी है। अगर एससी एसटी हैं तो एससी या फिर एसटी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा विशेष राहत कि कम से कम आप 5 से 7 नंबर कम कर लीजिए। तो 5 से 7 मार्क्स जो है आप
जनरल ओबीसी वाले जनरल वाले से कम कर लीजिए। 5 से 7 नंबर कम रहेगा, 10 नंबर तक भी हो सकता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा विशेष फर्क। लेकिन महिलाओं का भी थोड़ा सा इसमें 3 से, अगर जनरल है तो 2 से 3 नंबर, ओबीसी है तो 3 से 4 नंबर कम रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको सिक्योर रहना है तो 95 प्लस करना है, यानी 120 प्रश्न में से 120 प्रश्न में से आपको 95 करना ही करना है। अगर आप इतना कर पाते हैं तब तो अपने आप को आप सिक्योर मानिए, आपको यह जो है कर पाएंगे, ठीक है। और रही बात परीक्षा की डेट, तो परीक्षा कब तक होगा, तो परीक्षा का डेट जैसे ही रेलवे विभाग अनाउंस करेगा हम उस परीक्षा की डेट को भी देखेंगे, कब तक जो है परीक्षा का डेट जो है अनाउंस होने वाला है, जो ऑफिशियल होगा। बाकी ऐसे बातें करना उचित नहीं है, तो जब ऑफिशियल डाटा जारी होगा रेलवे विभाग द्वारा तो हम लोग आपको जरूर सूचित करेंगे और यह कब तक परीक्षा कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब आरपीएफ के लिए जो भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई क्या दोनों का अलग अलग पेपर होगा? कांस्टेबल का अलग होगा या फिर एसआई का अलग होगा? तो यहाँ पे जो आरपीएफ का पेपर जो कांस्टेबल का पेपर होगा और एसआई का पेपर होगा, दोनों का पेपर आपका जो है सेम ही होने वाला है, आरपीएफ का और एसआई के लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है एसआई के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। एसआई के लिए क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। तो एसआई के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है। बस इतना ही जो है आपका फर्क रह जाता है। बाकी आपका जो पेपर आएगा वह क्लास 10th लेवल का ही, कहा तो क्लास 10th लेवल का ही जाता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अब रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम, तो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आप लोग सभी ध्यान में रखेंगे। रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम, तो रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम आपके लिए, ठीक है, आरपीएफ जो कि वैकेंसी आई है आरपीएफ और सीएचएसएल, ठीक है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, आरपीएफ के लिए और सीएचएसएल के लिए, जो अभी भावी एग्जाम में यानी आने वाले समय में आपका जून जुलाई में सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है और आरपीएफ का इसी के बीच आपका यह भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो यह दोनों ही एग्जाम के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, यानी दोनों का जो आपका ये पोस्ट है, इन दोनों पोस्टों के लिए यानी आरपीएफ के जो पोस्ट हैं और सीएचएसएल के जो पोस्ट हैं, इनको जो है डिफरेंट वे में यानी अलग अलग जो है यहाँ पे हम लोग क्लास चलाएंगे और बहुत जल्द ये चलाएंगे, ताकि जितने भी भाई बहन हो वह हमसे जुड़ सके और सभी अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी जुड़ सके जो आरपीएफ में फॉर्म भरने वाले हैं या फिर सीएचएसएल में फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।